परमाणु संरचना। परमाणु क्या होता है? कोई भी पदार्थ जिस सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। ये सूक्ष्मतम कण दो प्रकार के होते हैं, अणु और परमाणु। परमाणु एक आधारभूत कण है। ये सूक्ष्म कण दो प्रकार के होते हैं, अणु तथा परमाणु। परमाणु एक आधारभूत कण है, जैसा हम पहले देख चुके हैं, और परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। परमाणु की कहानी बहुत पुरानी है। लोग पहले यह सोचते थे कि अगर किसी पदार्थ, द्रव्य को हम विभाजित करते जाएं तो वह हमें कितने छोटे छोटे कण प्राप्त हो सकते हैं, और कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति आएगी जिसे हम फिर से विभाजित ना कर सकें। तो इसके लिए ग्रीक दर्शन शास्त्री ल्यूसिपस और उनके विद्यार्थी डेमोक्रिटस ने इस संबंध में शोध करना शुरू किया, और डेमोक्रिटस ने उस सूक्ष्मतम कण को एटमोस कहा, अर्थात जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। फिर ईसा से 306 वर्ष पूर्व एथेंस में एपिक्यूरस ने अपनी किताब में लिखा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो परमाणु से बनी हैं। जो चीज़ों की प्रकृति, उन्होंने ल्यूकियस ने भी चीज़ों की प्रकृति नामक कविता में परमाणु संबंधी बात की थी। फिर रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। प्राउस्ट के स्थिर अनुपात का नियम यह बताता है कि जिसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है। रासायनिक यौगिकों में भारानुसार तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। फिर एक वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया 1808 में। सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु अविभाजित सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होता है। अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। इसी में डाल्टन ने गुणित का अनुपात नियम दिया, जिसके अनुसार डाल्टन ने देखा कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO। वहीं 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वो क्या होता है? CO2। तो इस प्रकार डाल्टन ने देखा कि जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। यही उनका गुणित अनुपात नियम था। यह हमेशा रेशियो में सरल अनुपात में होते हैं, जैसे 4:8, 1:2 इत्यादि। क्या परमाणु अविभाज्य हैं? एक जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने यह बताया कि जब कम दाब पर गैस से भरी नली में उच्च विभवांतर पर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैथोड से एक चमकीली किरण निकलती है, जिसे गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण कहा। इस प्रकार का उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें कैथोड किरणों का एनोड की ओर मुड़ना देखा गया। देखिए, यहाँ नियंत्रक ग्रिड है, यहाँ हीटर है जिसे गर्म करते हैं, ये कैथोड लगी है, ये इलेक्ट्रॉन पुंज है, ये संकेतक कुंडली, ये एनोड और ये विक्षेपक प्लेट्स। यहाँ पे ये बताया गया कि एक एक धात्विक प्लेट कैथोड और एनोड लगाई और उन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया गया। यहाँ विभवांतर उत्पन्न किया गया तो देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन था वो एनोड की तरफ, मतलब धन आवेश की तरफ आकर्षित होने लगा। तो इससे पता चला कि कैथोड किरण ऋणावेशित कणों से बनी होती है। आगे जाकर थॉमसन ने इन ऋणावेशित कणों के द्रव्यमान और आवेश दोनों की गणना की और बताया कि कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, उससे निकलने वाली कैथोड किरणों की कणों की प्रकृति हमेशा समान रहेगी। उन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा, जिसमें ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन को हम
ई से दिखाते हैं। ये ऋणावेश, ऋण का चिन्ह ऋणावेश को दिखाता है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अपरमाणु कण है, अर्थात परमाणु विभाजित हो सकते हैं। तो लंबे समय से चली आ रही मान्यता कि परमाणु अविभाज्य है को थॉमसन ने नकार दिया। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक शास्त्र में 1906 में नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया। गोल्डस्टीन और कैनाल किरण। जिस तरह थॉमसन ने ऋणात्मक कणों की खोज की, वैसे ही गोल्डस्टीन ने कैनाल किरण या एनोड या गोल्डस्टीन कण की खोज की, जिसमें धन आवेश था। इस प्रकार परमाणु की उदासीन प्रकृति की व्याख्या हुई, अर्थात परमाणु में धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों ही भाग होते हैं और समान मात्रा में होते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, थॉमसन ने बताया कि परमाणु धन आवेश का एक बादल सा होता है, जिसमें ऋण आवेश धंसे हुए होते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं तरबूज पूरा गोल कैसा रहता है, लाल रहता है, और बीच में बीज जो हैं वो धंसे हुए होते हैं। तो थॉमसन ने परमाणु को इस प्रकार से परिभाषित किया और परमाणु को वैद्युत रूप से उदासीन बताया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद। रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों गीगर और मार्सडेन ने परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पत्थरों पर ऊर्जा वाले अल्फा कणों की तेज बौछारें की। इससे उन्हें ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर के आर पार सीधे निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान खाली है। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के महीन पत्थर से टकराकर उसी दिशा में वापस हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये कुछ ही विक्षेपित होते हैं, अधिकांश जो किरणें होती हैं वो सीधे निकल जाती हैं और बहुत कम वापस मुड़ जाती है। तो इसका तात्पर्य यह था कि द्रव्यमान वाला भाग काफ़ी संकुचित है, परमाणु में जो द्रव्यमान है वो बहुत कम भाग में है, और फैला हुआ अर्थात परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग परमाणु के बहुत ही कम आयतन में सीमित है। रदरफोर्ड ने यह विचार रखा कि परमाणु में धन आवेश तथा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे आयतन में होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। अब ये तो कक्षा हमें पता चल गई, ये नाभिक होता है, ये कक्षाएं होती हैं। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित होते हैं, इसके भी नियम हैं। अलग अलग कक्षाओं को अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे अंतरिम कक्ष K कहलाता है, उसके बाद L, M और N। इनमें K में कभी भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। उसके बाद 8, 18, 18, 32 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। बोरबरी योजना। इस नियम के अनुसार कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र 2n² से ज्ञात की जाएगी, जहां n क्या है, कक्षों की संख्या। यहाँ k के लिए जो k होगा उसके लिए हम 1 लिखेंगे, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4 होगा। तो अधिकतम संख्या K में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 1 है। मतलब n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो K के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। उसी प्रकार L की अधिकतम संख्या निकाल लेंगे आप, n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये सूत्र बनता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। देखिए, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हमेशा 8 ही हो सकती है। अपवाद रहेगा K, क्योंकि K में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। परंतु जहां 18 आ सकते हैं वहां भी यदि उसके बाद के कक्ष में जाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है तो यहाँ 8 अधिकतम आएगा। किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। मतलब जब तक L,
K पूरी तरह से नहीं भर जाएंगे तब तक M में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, या जब तक L में पूरी तरह से नहीं भर जाते तब तक K में नहीं जाएगा। K पूरी तरह से भरने के बाद ही M में जाएगा और M पूरी तरह से भरने के बाद N, इसी तरह आगे चलता जाएगा। अंतिम से पहले कक्ष में कक्ष की क्षमता 8 से अधिक होने पर भी उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन न भर जाए। जिस तरह हम देख सकते हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऐसे तो होना चाहिए 2, 8, 9, 1, परंतु क्योंकि इसके बाद वाले सबसे बाहरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम 2 करेंगे और 9 को 8, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8, 2। इसी फॉर्मूले से आप अन्य सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। अब परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या। देखिए, किसी भी परमाणु में हमने देखा, किसी भी परमाणु में 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। निगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और पॉजिटिव को प्रोटॉन, जिसे इससे दर्शाते हैं। पॉजिटिव कण नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्ष में होते हैं। पॉजिटिव के साथ ही जब अवलोकन किया गया तो जे चैडविक ने ये बताया कि एक और अपरमाणु कण न्यूट्रॉन होता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, परंतु उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। यह कण हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं में पाया जाता है। मतलब तीसरा कण क्या मिला? न्यूट्रॉन, जिसको 0 से दर्शाया जाता है। इसमें भार तो प्रोटॉन के बराबर होता है, परंतु जो आवेश होता है वह उदासीन होता है। इस प्रकार हमारे परमाणु में 3 परमाणु कण प्राप्त हुए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ है, परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे किससे? जेड से दर्शाते हैं। इसी प्रकार व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग पर आधारित होता है, जिसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या नापने की इकाई यू होती है। नाभिक में उपस्थित अपरमाणु कणों को ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लॉन भी कहा जाता है। देखिए, परमाणु को दर्शाने का तरीका। किसी भी परमाणु को अगर आपको दर्शाना है तो यहाँ पे आप परमाणु का चिन्हित नाम लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे और परमाणु क्रमांक नीचे। ये प्रतीक है सोडियम का Na, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होगा 23, परमाणु क्रमांक होगा 11। इसी प्रकार आप बाकी का भी लिख लेंगे। परमाणु संख्या का एक फॉर्मूला होता है, परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक संख्या। उसी प्रकार द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। समस्थानिक परमाणु भार और समभारी। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 2 परमाणु जिनके परमाणु संख्याएं बराबर हों परंतु परमाणु भार अलग हों, या द्रव्यमान अलग हों, या द्रव्यमान सेम हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग हों। तो यह देखा गया है कि कार्बन के कुछ परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या 12 और कुछ की 14 होती है। तो वास्तव में कार्बन 12 और कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, परंतु प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो ऐसे उदाहरणों को जिनमें परमाणु संख्या तो समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने कार्बन 12 और कार्बन 14 का देखा। दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। समस्थानों का कई प्रयोग है, जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है, घेंघा रोग के निदान के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। सापेक्षिक भार।
परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि इसका भार क्या होता है? 1 तो उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के भार को एक इकाई माना और उसके आधार पर दूसरे तत्वों के परमाणु भार की गणना की, इसलिए इसे सापेक्षीय परमाणु का भार कहते हैं। यह भी देखा गया कि हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है और अधिक तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन को मानक बनाया गया। आजकल कार्बन 12 को एक परमाणु भार के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु भार को ज्ञात किया जाता है। और देखिए, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है परंतु परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। इसके उदाहरण कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14। इनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है परंतु परमाणु भार बराबर है। तो इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, परमाणु में कौन कौन से अपरमाणु कण होते हैं, जे थॉमसन ने क्या सिद्धांत दिया था, रदरफोर्ड ने किस तरह प्रयोग करके बताया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु में कक्ष होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बोर ने परमाणु और इलेक्ट्रॉनों के कक्षों के बारे में बताया। बोर ने बताया कि KLMN नामक कक्ष होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ऐसे तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। और प्रकृति में किसी तत्व के कितने स्वतंत्र समस्थानिक किस अनुपात में पाए जाते हैं, इस पर औसत परमाणु भार का निर्धारण निर्भर करता है। क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।